हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और ये मुद्दा बहुत ही अहम है। आप जानते हैं कि संविधान के प्रावधानों के हिसाब से यहाँ रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था है। वो एक अलग विवाद है। लोग आजकल टीवी चैनल में जो आरक्षण के विरोधी हैं, हम साफ तौर पर आपसे कह रहे हैं कि जो आरक्षण के विरोधी हैं वो मीडिया में एक नया नरेटिव चला रहे हैं। जब से बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है, चुनाव का नतीजा आया है, आरक्षण की मांग बढ़ने लगी है, तब से एक नया डिबेट चलाया जा रहा है कि हम आरक्षण पर बात करेंगे। ये कि जाति आधारित नहीं होना चाहिए, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये वो फलां चिला। चलिए ठीक है, ये विवाद होनी भी चाहिए और होते भी रहना चाहिए, लेकिन उनका एक जुबान नहीं निकलता कि मेरिट क्या है। मेरिट क्या है? ये एक छलावा है या ये विशेषाधिकार वर्ग जो शुरू से वर्चस्वशाली रहा है वो उसका ये नया एक जुमला है जिसको बोल बोल करके जो आरक्षण मांगने वाले जिनका वाजिब हक है उनको डेमोरलाइज किया जाए, डीमोटिवेट किया जाए। और लेकिन मैं उनको ये चेतावनी देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण ही केवल आपका प्रतिनिधित्व, समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा इस देश में कोई और तरीका नहीं है जिससे आपका समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, जिसके लिए कास्ट सेंसस जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, और उसे बखूबी लागू किया जाना पॉलिसीज में, प्लान्स में, ये सबसे अहम है। उसी पॉलिसी के लेवल पर क्या खेल हो रहा है इस देश में, उस पर मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं कि आरक्षण निश्चित तौर पर लागू हो गया, 27% ओबीसी आरक्षण, बाकी SC ST के लिए आरक्षण लगभग ये 49 पॉइंट कुछ प्रतिशत बनता है। EWS को ले लें तो 50% की जो अघोषित रिजर्वेशन है अपर कास्ट, अपर क्लास के फेवर में, वो टूट चुका है। जो 50% था, 10% EWS आरक्षण होने से ये सीमा लगभग 59 पॉइंट कुछ हो गई, 60% आप मान सकते हैं इसको। लेकिन 40% आरक्षण, अघोषित आरक्षण अभी भी अपर कास्ट, अपर क्लास के हक में है और उसके बाद भी 10% की उन्हें सुरक्षा दी गई है। इन सब चीज़ों के बावजूद आप शिक्षा व्यवस्था का स्थिति जानते हैं कि इस देश में स्वायत्त यूनिवर्सिटीज़ होने, विश्वविद्यालय होने के नाम पर किस तरह से, जबकि वो स्वायत्त नहीं है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से वर्चस्ववाद के विचारधारा पर आधारित है। करिकुलम से लेकर के, सब्जेक्ट से लेकर के, इतिहास, भूगोल, राजनीति, शास्त्र सेलेक्टिवली पढ़ाया जाता है। उसमें एक विचारधारा, खास विचारधारा को स्पेस ज़्यादा दिया जाता है, वैसे लोगों को कम दिया जाता है जो हक की बात करते हैं, जो सिस्टम को, यथास्थिति को चैलेंज करने की बात करते हैं। उनको सिलेबस में शामिल ही नहीं किया जाता है तो एक कोने में उनको बताया जाएगा कि ये महात्मा फूले थे, ये समाज सुधारक थे, इन्होंने, जबकि उनके मुकम्मल जो लेखन है, विचारधारा है, उस पर कभी डिस्कशन, डिबेट नहीं होने दिया जाता। उस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। और इस शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो वर्ग कब्जा किए हुए हैं वो अपर क्लास, अपर कास्ट का वर्ग है। और ये आरक्षण का कितना विरोधी है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी शिक्षा व्यवस्था से आज जितना भी इनको हक मिल पाया है, OBC SC ST को, वो PhD करके आते हैं, नेट JRF क्वालिफाई करके आते हैं, सब चीज़ करके आते हैं, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए लोग, क्योंकि वो OBC SC ST हैं, वो योग्य नहीं दिखते। उनके लिए एक नया कैटेगरी, कभी आपने सुना है क्या कि NFS किसी संविधान में, अपने संविधान में उसकी व्यवस्था है? किसी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में इसकी व्यवस्था है?
और हो भी सकती है, यूनिवर्सिटी का अपना जो ऑर्डिनेंस होता है उसमें हो भी सकता है, वो बनाता कौन है और ये कैसे बनाया जाता है? यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत। और वो ऑटोनॉमी के नाम पर, स्वायत्तता के नाम पर इनको पावर दे रखा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दे रखा है, डेलीगेटेड पावर दे रखा है कि आप अपना रूल रेगुलेशन बनाएं। और उसके आड़ में, जबकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ये प्रिंसिपल है कि कोई भी कानून, संविधान और जो मूल अधिनियम है उसके विपरीत, उसके विरोध में नहीं होना चाहिए। संविधान तो आरक्षण की व्यवस्था करता है, लेकिन उसके विरोध में जाकर के ये शिक्षण संस्थानें ओबीसी, एससी, एसटी के पोस्ट पर कोई अप्लाई भी करता है, वहां पे इंटरव्यू भी देने जाता है, तो उनको कह देती हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल। ये नया कैटेगरी है, ये नया कैटेगरी उनके लिए है। और बाद में चल करके इसको बैकलॉग बना करके और उस पर जनरल कास्ट के लोगों को, जनरल क्लास के लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। मैं ये बात आज आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एक मंत्रिमंडल की सदस्य ने, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी को लेटर लिखा है कि हमारे पास रोज कंप्लेन आ रहे हैं कि जो ओबीसी का सीट है उस सीट पर नॉट फाउंड सुटेबल करके उस पर जनरल कास्ट को भरा जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल है केवल, इंडिया के हर यूनिवर्सिटीज में यही हो रहा है। कोई भी अपॉइंटमेंट फेयर तरीके से मेरिट आधार पर, जो सो कॉल्ड ये मेरिटधारी लोग होते हैं ना, ये सो कॉल्ड मेरिटधारी लोग कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में फेयर तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। और जब इनको अपने जाति और वर्ग के लोगों का अपॉइंटमेंट करना होता है और आपके और हमारे हक को डिनाई करना होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये आप में मेरिट नहीं है, आप नॉट फाउंड सुटेबल हैं। आप समझ रहे हैं कि रिजर्वेशन देना संविधान में एक बात है, कानून में रिजर्वेशन होना एक बात है, लेकिन जब तक आप संस्थानों की संरचना में बदलाव नहीं करते तब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। और आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, अपॉइंटमेंट कमेटी में नहीं है, सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, और रखा भी जाता है तो एक टोकन के तौर पर, जिसकी कोई आवाज़, कोई वॉइस नहीं होती। इस तरह से कमेटियां बनाई जाती हैं जिसमें आपका कोई आधिकारिक तौर पर, चाहे वर्ग या विचारधारा के तौर पर कोई सहमति और प्रतिनिधित्व ही नहीं होता। वो बोल ही नहीं पाता क्योंकि जानता है कि हम माइनॉरिटी में हैं। इस तरह से पैनल बनाए जाते हैं। होता भी उनका है, कुछ लोगों का हो भी रहा है तो उनका हो रहा है जो उनके आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करें कि तुम हमारे सत्ता को चैलेंज नहीं करोगे, हमारे बायसनेस पर क्वेश्चन नहीं करोगे। जबकि सच्चाई इस देश का ये हो गया है कि मोस्टली यूनिवर्सिटी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, वहाँ पे सिलेक्शन में बैठने वाले लोग इन्हीं अपर कास्ट और अपर क्लास से आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा पे इनका कब्जा है, सिलेबस पर इनका कब्जा है, एडमिनिस्ट्रेशन पर इनका कब्जा है। और ये सरकार को, संविधान को सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, संविधान में तुम रिजर्वेशन मिल गया है तुमको 27%, लेकिन हम तुमको हक नहीं देंगे, हम तुमको तुम्हारा हक नहीं देंगे। और ये इस वजह से है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इनका आज भी कब्जा है। ये कब्जा बना के रखना चाहते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री इसमें फेल है कि वह रिप्रेजेंटेशन इंश्योर नहीं कर पा रहा। कहा जाता है, लोग बताते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी से। हमने शुरू में आपको बोला कि ओबीसी केवल चेहरा है, उसके द्वारा जो एजेंडा लागू किया जाता है वो उनका एजेंडा होता है जो आरक्षण के विरोधी हैं, जो आरक्षण के खिलाफ हैं। और जो ये कहा जाता है ना मेरिट, ये छलावा है। इस मेरिट के आड़ में जितनी गंदी मानसिकता के लोग आ सकते हैं वो आते हैं, अपनी गंदी मानसिकता लागू करते हैं। वस्तुनिष्ठता एक छलावा है इस पूरे सिस्टम के अंदर। आपके इंडिया में मेरिट एक छलावा है, इसे आपको समझना होगा। आज अनुप्रिया पटेल को ये खत लिखना इसीलिए पड़ रहा है
और वही नहीं, ये सब लोगों को समझना होगा जो ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि अगर आज नहीं सुधरे, आज ये इंश्योर नहीं किए कि इस तरह की बैकलॉग की जो वैकेंसी है उसको ना भरें, जब सीट है वहाँ पे जब ओबीसी जा रहे हैं तो नॉट फाउंड सुटेबल आप कर रहे हैं, तो इसका नतीजा बुरा हो सकता है। कितना दिन लोग सहन करेंगे? एक तो ये सबसे बड़ी खामी है आपके शिक्षा व्यवस्था के अंदर कि लोग अब साक्षर हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा में आ रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में आपके यहाँ वैकेंसी ही नहीं है। आपके यहाँ वैकेंसी भी नहीं है, और वैकेंसी थोड़ी बहुत एक आध निकल भी रही है तो वहाँ सामने बैठने वाला वह व्यक्ति है जो कभी नहीं चाहता कि आप उस शिक्षा व्यवस्था में, उस प्रशासन में आप शामिल हों। और वही जातिवादी लोग, घोर जातिवादी लोग, करप्ट लोग, भ्रष्टाचारी लोग शिक्षा ये देते हैं कि हम मेरिट से वो करते हैं। क्या मेरिट का आपका स्थान है? क्या इफिशियंसी का स्थान है पूरे वर्ल्ड में? ये दुनिया बहुत बखूबी से जानती है। जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, कौन नहीं जान रहा है कि किस विचारधारा के लोगों की हो रही है? कौन कर रहा है? कौन नहीं जानता है इस बात को? तो साथियों, रिजर्वेशन होना अलग बात है और उसकी लड़ाई जो लड़नी है वो एक अलग बात है। उसको लागू करना अलग बात है। लागू नहीं किया जा रहा है इस देश में। इतने सालों से SC/ST का रिजर्वेशन है, लेकिन सारे जगह पर बैकलॉग वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। क्या कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है? कि क्या ये विश्वास करने वाली बात है? अगर नहीं मिल रहा है तो कितने SC/ST OBC लोग PhD कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका सर्वे निकालिए आप ना। सरकार के पास तो सारी मशीनरी है। एक पोस्ट पे अगर 40 से 60 70 80 लोग जा रहे हैं, उसमें एक भी सूटेबल नहीं मिल रहा है। और क्योंकि ये सवाल इसीलिए है कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के आ रहे हैं ना, तो वहां खामी निकालो ना कि क्यों कोई यूनिवर्सिटी इतना खराब उसको शिक्षा दे रहा है। क्या सारे जनरल क्लास वाले, जनरल कास्ट वाले प्रिंसटन से पढ़ के आ रहे हैं क्या, कि उनके पास कुछ खास क्वालिटी है? वो सारे पोस्ट पे सुटेबल मिल जा रहे हैं और बाकी किसी भी वर्ग और जाति के लोग हैं वो नॉट फाउंड सुटेबल हो जा रहे हैं। और ये नॉट फाउंड सुटेबल केवल उन्हीं को क्यों लग रहा है, और ये किसको लग रहा है, ये भी तो जानने की जरूरत है ना, कि सामने वाला कौन अपॉइंट कर रहा है। एक जाति और उस फ्रेम से जब आप देखेंगे तो आपसे, क्योंकि आप सुपीरियरिटी के विचारधारा से प्रभावित है ना, वर्चस्ववाद के विचारधारा से प्रभावित है ना, कि हमारी जाति के अलावे कोई और तो पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता ना, हमारे अलावे किसी में क्वालिटी हो ही नहीं सकती, मेरिट हो ही नहीं सकती। हम मेरिट धारी हैं। आप सब कुकर्म करें लेकिन तब भी आप मेरिट धारी हैं सर। और ये आपके शिक्षा व्यवस्था में के जड़ में स्थापित है, और इस जड़ में स्थापित इस रोग का इलाज सरकार नहीं कर रही है। स्वायत्तता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर इंस्टीट्यूशन की जैसे जुडिशियरी कर रहा, उसी तरह स्वतंत्रता के नाम पर ये सारी चीजों को, जितने गलत फैसले पिछड़े दलित वर्गों के खिलाफ होता है, महिलाओं के खिलाफ होता है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है, वो करते हैं और कहते हैं कि हम मेरिट वाले। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। मेरिट का कंसेप्ट बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये एक विशेषाधिकार वर्चस्ववादी जो समाज है, वर्चस्वाली जो विचारधारा है, उस विचारधारा को छुपाने के लिए ये मेरिट का एक नारा गढ़ा गया। क्या होता है एफिशिएंसी? हम पूछते हैं कि क्या होता है एफिशिएंसी? अगर एफिशिएंसी की बात करें तो आप साउथ के स्टेट से ज्यादा एफिशिएंट है क्या नॉर्थ वाले? वहां तो बहुत पहले से रिजर्वेशन है, तब तो उनको सबसे पिछड़ा होना चाहिए। ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं कुतर्क है, और एक खास जाति और उस वर्ग के हित को बचाने के लिए एक ये मनगढ़ंत कहानी है जिससे आपको और हमको कन्विंस किया जाता है। अब सवाल है कि इसका तरीका बदलने का क्या है? बदलने का तरीका एक ही है, आपको प्रोटेस्ट करना होगा।
जन आंदोलन करना होगा, जन प्रतिनिधियों को ये डर दिखाना होगा कि अगर तुम इस सवाल को एड्रेस नहीं किए, अपने लोक संख्या जो उनका वाजिब हक है वो अगर नहीं भरा गया ना, तो अगली बार से तुम सत्ता से और अपने अपने मेंबरशिप से, अपने जो सांसद सदस्य, चाहे जो भी सदस्य हैं लोकसभा विधानसभा किसी के, हम तुमको वोट नहीं करेंगे। आप ये समझिए, अगर आज आप नहीं लड़े ना, तो आने वाले 10 साल में आपके लोगों का क्या हश्र होने वाला है। सरकार न तो रिजर्वेशन को बढ़ा रही है, न सपोर्ट कर रही है, जो पढ़ लिख रहे हैं उनको भी नहीं घुसने दे रहा है लोग, और ये सरकार के सहयोग से हो रहा है। सरकार इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है। बाकी सारे चीज़ों का पॉलिसी आपका सफलतापूर्वक लागू होता है, लेकिन जब दलित, पिछड़े, आदिवासी के हक देने की बात आती है तो आप फेल हो जाते हैं। कहाँ जाता है मैचो मैन का सीना उस समय? ये तो पूछना पड़ेगा ना। जब हमारे हक की बात आती है तो आप स्वतंत्रता की बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, लेकिन जब आपके वर्चस्वाली विचारधारा की बात होती है तो कोई खतरा नहीं होता। वाह, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और विश्व गुरु होने के रास्ते में आप लोगों के जो बहुसंख्यक हैं उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं देना चाहते। कैसा विश्व गुरु भाई? यही है विश्व गुरु का कंसेप्ट कि मुट्ठी भर लोग जो वर्चस्व में हैं, हमेशा से रहे हैं इस देश में, उनको हर पोस्ट पे बैठा दीजिए और आप कहिए कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। यही है समावेशी विकास क्या? तो इस शिक्षा के फ्रॉड को और यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये फ्रॉडगिरी चल रहा है ना, इसे आपको समझना होगा और इसके लिए एक व्यापक और बड़ा जन आंदोलन छेड़ना होगा। तब जा करके हम हमारे हकों की बात होगी और हक हमारा मिलेगा। अदरवाइज ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हो जाने से, मुख्यमंत्री हो जाने से, आदिवासी राष्ट्रपति हो जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि संरचना में ब्राह्मणवादी लोग अपना वर्चस्व आज भी कायम कर रखे हैं। उस तिलिस्म को तोड़ना होगा, तब जा करके आपका हक मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।